Hello guys, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labour Welfare Code 55 and also those who are preparing for other public sector examinations or IBPS Specialist Officer in Human Resource Management. So if you are also preparing for all these examinations, you can watch these videos. This will help you a lot in preparing for the exams. Okay, so what we are going to do today is we will discuss some of the questions which were previously asked in the UGC NET examination labor welfare, or there are some questions which can be asked in the examination. Okay, तो जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी इसमें क्वेश्चंस हैं. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और हम लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, साथ में उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ेंगे. तो क्लास को आप एंड तक देखना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको लिख सकते हो. ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड इससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहे. ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो है पहला क्वेश्चन बन रहा है, हु वॉज एसोसिएटेड विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर. ठीक है, तो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, इनमें से कौन इससे जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में क्या है, मोरारजी देसाई, ऐसे दांगे, आर गोखले और NM जोशी. ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में, ठीक है, मोरारजी देसाई हैं, कैसे दांगे हैं, आर गोखले हैं, NM जोशी हैं, तो इन सब में से कौन जो है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर क्या है, पहले आप ये जान लीजिए. बेसिकली क्या हुआ था कि हमारे देश में चार फेडरेशन थे. ठीक है, जिसमें कि आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऐसे ही आपके चार जो है ऑप्शंस, बेसिकली मतलब चार आपके फेडरेशंस होते हैं. तो फेडरेशंस क्या होता है, जो बाकी आपके ट्रेड यूनियन है वो उनसे एफिलेटेड होता है. ठीक है, तो आपके जो ये चार जो फेडरेशंस थे उसमें एक जो है आपका था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस. और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब वो फॉर्म हुआ था उसमें जो है जो गांधीयन अप्रोच वाले लोग थे वो थे. ठीक है, उन्होंने उसको फॉर्म किया था. तो जब उन्होंने फॉर्म किया उसके बाद वो अच्छे से चला, 1947 में फॉर्म हुआ था, उसके बाद वो अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो गया. ठीक है, तो जब वो स्प्लिट हुआ तो 1972 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर का फॉर्मुलेशन हुआ. ठीक है, तो बेसिकली जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर से जुड़े हुए होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि कौन हो गए, मोरारजी देसाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, आंसर जो है 1 है, यानी कि मोरारजी देसाई है. तो मोरारजी देसाई कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो क्या किया था, उसको फॉर्म किया था, यानी कि उसके फाउंडर है बेसिकली. ठीक है, और इसके साथ इनकी हेल्प किसने की थी, इनकी हेल्प की थी नजलिंगप्पा ने और साथ में कम्बराज ने. ठीक है, तो आपको बेसिकली ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, बिकॉज आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको क्या होगा कि अगर आप इसको कई बार पढ़ने की वजह से आपके दिमाग में बैठा रहेगा. ठीक है, चीजों को समझो, उनकी कहानी को समझो, और आप इसको समझते जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी होता जाएगा. ओके, तो चलिए, आपको आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और बाकी लोग भी इसमें जो हैं वो सारे आपके ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, जिसमें NM जोशी, आर गोखले हैं, ऐसे दांगे हैं. लेकिन अगर हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए हैं मोरारजी देसाई. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच इज वेज डिटर्मिनेशन फैक्टर्स. ठीक है, आपको बताना है कि आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन वेज डिटर्मिनेशन फैक्टर्स है, यानी कि अगर वेज को आपको निकालना है, डिटरमाइन करना है. ठीक है, आपको जानना है कि भाई ये काम है तो उसके लिए वेज कितनी होनी चाहिए, तो इसको आप डिसाइड कैसे करोगे, कौन से फैक्टर को कंसिडर करोगे. तो यहाँ हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, जिसमें कि आता है आपका प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ वेजेस. ठीक है, यानी कि जो है आपका
अभी पर्टिकुलर कोई जो रेट चल रहा है वेजेस का, आप उसको कंसिडर करोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करोगे कि एबिलिटी टू पे को कंसिडर करोगे कि तीनों को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वेज जब डिटरमाइन करते हैं तो उसमें एक बेसिक पे होता है। ठीक है, तो बेसिक पे का मतलब क्या है कि भाई आपको इतना पे एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को देना ही देना है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर आएगी ही आएगी, यानी आप उसको कंसीडर करोगे ही करोगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान का पेट तो 10 रुपये में भर जाता है, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको 10 रुपये ही दे दोगे बस। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रिवेलिंग रेट है वेजेस के, ठीक है, यानी कि जो अभी मार्केट में रेट है आप उसको भी तो डेफिनेटली कंसिडर करोगे, अदरवाइज वो एम्प्लॉय, वो वर्कर आपके पास क्यों आएगा काम करने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन 1 भी है, तो 1 और 2 है, तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव होगा ही। एबिलिटी टू पे, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी एबिलिटी है इस पे तो डेफिनेटली जो है आपके वेज डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है ये है। ठीक है ना, वेज डिटरमाइन करें आप कर सकते हो उससे, बिकॉज अभी आप देखो सेम काम के लिए सेम प्रोफाइल होती है, लेकिन जो बड़े बड़े फेमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो उसके लिए कितने पैसे देते हैं, वहीं पर आप छोटे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वो उतना नहीं दे पाते। ठीक है, तो यानी आपके ये तीनों ही ऑप्शन बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि आंसर होगा आपका 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, द टर्म सेबैटिकल इज कनेक्टेड विद। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका सेबैटिकल। ठीक है, तो बेसिकली सेबैटिकल आपको बताना है कि ये जो टर्म है सेबैटिकल ये किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या है, पेड लीव फॉर स्टडी। ठीक है, यानी कि जो है आपको पेड लीव दी जाती है, यानी कि आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं, आप छुट्टी ले रहे हो, आपको उसके पैसे भी मिल ही रहे हैं। ठीक है, और साथ में आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा या तो पैटर्निटी लीव आपको मिल रही है। ठीक है, यानी कि अगर आप फादर बनते हो तो उस केस में आपको मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में क्वारंटीन लीव मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सबैटिकल लीव है वो इन चारों में से किससे जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबैटिकल का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम लोग सबैटिकल की बात करते हैं तो जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो जब अपने काम से अपनी कैजुअल छुट्टियों से, ठीक है, जो उनकी कैजुअल लीव्स बनती है उससे ज़्यादा बड़ी छुट्टियां लेता है, ठीक है, उससे ज़्यादा छुट्टियां लेता है तो उस केस में क्या बनता है, उस केस में उसको सबैटिकल लीव्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके कई पर्पस होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को रेस्ट चाहिए या एम्प्लॉय को कहीं बेसिकली घूमने के लिए जाना है। ठीक है, तो या तो उसको अपनी कोई थीसिस जो पूरी करनी है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, वो ऑलरेडी मतलब एक लाइक हम लोग क्या होता है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो लेकिन हम लोगों को अपने थीसिस वर्क के लिए जाना होता है, तो हम लोग थीसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, छुट्टियां लेते हैं, लंबी छुट्टी लेते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि उस केस में भी क्या, जो छुट्टी आप ले रहे हो, ठीक है, अपनी कैजुअल लीव से ज़्यादा ले रहे हो, उसी को सबैटिकल लीव कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली काफ़ी लंबी छुट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो है जो पेड लीव होती है स्टडी के लिए, ठीक है, तो बेसिकली ये सबैटिकल में आएगी। ठीक है, अगर आप स्टडी से रिलेटेड भी ले रहे हो तो वो सबैटिकल में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है सबैटिकल लीव से, पेड लीव फॉर स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे सबैटिकल जो छुट्टी, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो सबैटिकल लीव है वहाँ पे पेड लीव भी हो सकती है और अनपेड भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो छुट्टियाँ आपको मिल रही हैं उसके लिए फिर आपको पेमेंट ना मिले। ठीक है, और या हो सकता है कि कुछ परसेंटेज वेजेस का मिल जाए। ठीक है, और कई बार होता है कि आपको पूरा पेमेंट जो है आपका जो सैलरी है, जो आपकी वेजेस बन रही है वो पूरी दी जाती है। ओके, तो चलिए आई होप कि आपका इसको जो है टर्म ये समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है, who had advanced the business process re-engineering concept। ठीक है, तो जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो किसने जो है वो दिया हुआ, ठीक है, किसने उसको लाइक उसको दिया, उसमें जो है कुछ और एडवांस किए, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ री इंजीनियरिंग क्या है, कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोई एक प्रोसीजर है काम करने का, ठीक है, जब वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, जॉब
कंपनी को और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, तो फिर क्या होता है, तो उसको री इंजीनियरिंग कहते हैं। इसको री इंजीनियरिंग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप प्रोसीजर चेंज कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है, उसका तरीका चेंज कर रहे हो, ठीक है। जॉब रोटेशन वगैरह में क्या होता है, आप यहाँ पे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है ना, आप उसको स्विच कर रहे हो। लेकिन जब आप पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर देते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने का, किसी सर्विस को देने का, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो री इंजीनियरिंग हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो री इंजीनियरिंग टर्म है ये हैमर ने दी थी, ठीक है, हैमर ने उन्होंने दी थी। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका क्या है, माइकल हैमर, ठीक है, जिन्होंने टर्म्स को दिया था, इस टर्म को दिया था, और जेम्स चैम्पी ने इसको क्या किया था, इसको एक्सटेंड किया था, उसको और भी चीज़ें उसमें एड ऑन की थी। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 3, ठीक है, माइकल हैमर एंड जेम्स चैम्पी, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मतलब बेसिकली हर क्वेश्चंस में, हर तरह की एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई स्टोरीज को, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको क्या करना है, उनको याद रखना है, ठीक है। आप उसको याद रखोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम्स में आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोल प्लेइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो जो रोल प्लेइंग मेथड है ट्रेनिंग का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आपको पता ही है कि रोल प्लेइंग बेसिकली क्या होता है। रोल प्लेइंग में लोगों को लिया जाता है, चाहे एम्प्लॉयज़ हो चाहे ट्रेनीज हो, और उनको लेने के बाद उनके सामने कोई सिचुएशन रखी जाती है, ठीक है। तो उनको वो सिचुएशन को क्या करना होता है, वो पर्टिकुलर रोल प्ले करके, ठीक है, जैसे एक बॉस बन गया, एक एम्प्लॉय बन गया, तो इस तरह से वो क्या करेंगे, वैसे बन करके उसको मतलब वही वो पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसको बताएंगे कि वो लोग कैसे उसको डील करेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक आपको सिचुएशन दे दी है कि तुमको जो है ऑलरेडी ऑफिस में आपको डेडलाइन आपका मीट नहीं हुआ है और आपको इमरजेंसी में छुट्टी लेनी है, तो आप अपने बॉस को कैसे कन्विंस करोगे। ओके, तो ये भी एक रोल प्ले हो गया। आपने जो 2 ट्रेनीज को लिया, एक को बॉस बना दिया, एक को एम्प्लॉय बना दिया। ओके, तो बेसिकली ट्रेनिंग देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज आप पर्टिकुलर बंदे को एक सिचुएशन दे करके उसको वो सिचुएशन जीने के लिए कहीं ना कहीं आप बोलते हो, ठीक है। तो रोल प्लेइंग का मेथड किसने दिया था, बेसिकली ये मेथड जो दिया था वो दिया था मोरेनो ने, ठीक है, JL मोरेनो, यानी कि आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होगा, ठीक है, JL मोरेनो, ठीक है। उन्होंने ये कंसेप्ट कब दिया था, 1910 में। ओके, आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि 1910 में JL मोरेनो ने रोल प्लेइंग का जो मेथड है, जो कंसेप्ट है, वो इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता गया, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इन फैक्ट्री अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 में, ठीक है, अगर उसमें कोई एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, जो पर्सन को हायर करता है, ठीक है, और उसको पेमेंट देता है, तो इन चारों ऑप्शंस में वो पर्सन कौन है, ठीक है। यानी एम्प्लॉय को हायर करके उसको एम्प्लॉयमेंट दे करके उसको उसकी पेमेंट की जिम्मेदारी इन चारों में से किसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मैनेजर है, HR मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है और ओनर है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी होगी, तो बेसिकली आप क्या कहोगे, देखिए एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पर, ठीक है, पेमेंट देने की बात आती है, तो डेफिनेटली जिस बंदे ने उसको एम्प्लॉयमेंट दी है, ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वही उसको उसकी पेमेंट की जिम्मेदारी रखता है। लेकिन एम्प्लॉयर और ओनर में हमेशा डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी कि ओनर को हम लोग एज एम्प्लॉयर कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये ओनर जो है डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह से अकाउंट्स मैनेजर है, तो अकाउंट्स मैनेजर तो अकाउंट से डील करता है, पेमेंट से डील अभी नहीं कर रहा है। ओके, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे फिर HR मैनेजर या मैनेजर हो सकता है। तो देखिए डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 के हिसाब से पहला आपको कौन जो पेमेंट की जिम्मेदारी लेता है वो होता है बेसिकली वो होता है एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर अगर एम्प्लॉयर का तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो और दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है,
ठीक। तो तीसरा यहाँ पे हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, तो बेसिकली जो आपका फैक्ट्री एक्ट 1934 था, ठीक है, उसके सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1, ठीक है, और उसके क्लॉज ई में जो है मैनेजर डिफाइन किया गया है, ठीक है। और यही जो मैनेजर जो डिफाइन किया गया है, यही मैनेजर क्या होता है, इस पेमेंट को देने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि ये मैनेजर उस एम्प्लॉय को हायर करके उसको पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में मैनेजर कौन होता है, तो ये मैनेजर कौन होता है, जो कि जिसको डिफाइन किया जाता है फैक्ट्री एक्ट 1934 के सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ई में, ओके। और यही जो है, अगर एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद नहीं है तो मैनेजर जिम्मेदार होगा पेमेंट के लिए, ओके। तो इसका आंसर आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स हैज स्टेटेड इन विच चैप्टर ऑफ ईएसआई एक्ट 1948, ठीक है। ईएसआई एक्ट क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ठीक है। तो इस एक्ट में किस चैप्टर में जो है बेनिफिट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है, उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो चैप्टर 2 है ना, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, ठीक है, उसके बारे में प्रोविजंस है। तो डेफिनेटली आपका चैप्टर 2 होगा नहीं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर 2 में क्या है, आपके जो कॉर्पोरेशन है, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल काउंसिल्स हैं, बेनिफिट काउंसिल्स हैं, उनके बारे में प्रोविजंस है, ठीक है। फिर जो आपका चैप्टर 3 है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें फिनांस और ऑडिट के बारे में है, तो डेफिनेटली ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ओके। फिर चैप्टर 4 की बात करते हैं, तो चैप्टर 4 में क्या है, इसमें कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन बनता है, इस चीज के बारे में बताया गया है। तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन क्या बचा, 5th बचा, जिसमें कि बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट है ईएसआई एक्ट 1948 में जो बेनिफिट्स होते हैं वो चैप्टर 5 में डिफाइन किए गए, ओके। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन 4 है। और अगर आपसे कोई सेक्शन पूछता है तो इसमें कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 46, ओके। तो यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के 1948 एक्ट में सेक्शन 46 और चैप्टर 5 में बेनिफिट्स को डिफाइन किया गया है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, बेसिकली एक तरफ आपके जितने मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं ये सारे सबके नाम हैं, ठीक है, जिसमें न्यूमैन समर, हेनरी फ्योल, ठीक है, लूथर गुलिक, कून्स एंड ओडोनल है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके मैनेजमेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इससे जो है मैच कराना है, ठीक है। अब अगर मैं जो हूँ, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे इसमें ईजी है ना, वो है पोस्ट हॉप, ठीक है। यानी कि इसमें रिपोर्टिंग और बजटिंग भी आपका ऐड किया गया था, जो आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ना मैनेजमेंट की, उसके अलावा रिपोर्टिंग बजटिंग भी ऐड किया गया था, इसलिए इसमें आरबी आता है, ठीक है। रिपोर्टिंग और बजटिंग, ओ से और आपका जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, आपका इसी तरह से कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो ये जो सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई थी। तो ये जो है लूथर गुलिक ने दिया था, यानी कि सी का आपका क्या है, 4 है, ओके। इसी तरह से कून्स और डोनल की बात करते हैं, तो इन्होंने भी स्टाफिंग की बात की ही थी। तो स्टाफिंग जो है इन 3 ऑप्शन में आप देखोगे तो सिर्फ 3rd में है, यानी कि कून्स और डोनल का ऑप्शन क्या होगा, 3rd, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता होगा, अब समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन 4 है और इसका 3 है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका 2 है ये कट जाएगा और जो 3 है ये कट जाएगा। आपके पास या तो ये 1 हो सकता है या तो आंसर 4 हो सकता है, ओके। तो अब हेनरी फॉल की बात करते हैं। तो हेनरी फॉल ने क्या किया था, हेनरी फॉल ने बेसिकली आपके दिया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी का 2 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, आंसर ऑप्शन 1, ओके।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन गया 1। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आप उसको याद रखोगे ना, आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। सारे आप नहीं याद रख पाओगे, डेफिनेटली एक नॉर्मल सी बात है, सारे आप नहीं याद रख सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे पोस्ट कॉप है तो लूथर गुलिक आप याद रख लो। कून्स ने जो है स्टाफिंग फंक्शन दिया था लेकिन हेनरी फॉल ने नहीं दिया था। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कमांडिंग का फंक्शन हेनरी फॉल ने ही दिया था, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आराम से मैथ्स से फॉलोइंग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट एंड फ्रेजेस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड द टास्क ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इन चारों में से किसने जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और टास्क ऑफ लीडरशिप की जो फ्रेज है वो दिया था। ठीक है, तो बेसिकली मैरी पाकर फोलेट है, चेस्टर बर्नार्ड है, हेनरी फॉल है और एल्टन मायोर। ठीक है, तो इन चारों में से क्या होगा, तो बेसिकली चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो मैरी पाकर फोलेट है ना, उन्होंने जो है लीडरशिप को डिफाइन किया था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि एक लीडर वो नहीं होता जो अपनी पावर खुद पे यूज करता है अपने काम के लिए। एक लीडर वो होता है जो अपने मेंबर्स की, अपने फॉलोअर्स की पावर को एक जगह करता है। ठीक है, यानी एकत्र करता है, उनकी पावर को बना के चलता है। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पे एकता की बात आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने की बात आ रही है, साथ में काम करने की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हुआ और लीडरशिप को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, लीडरशिप के सच्चे मायने को बताया जा रहा है। ठीक है, मैरी पाकर फोलेट के हिसाब से एक असली लीडर वो होता है जो और लीडर्स बनाए, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, लोगों में मतलब सबके पावर्स को एकजुट होकर के लेके चले। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मैरी पाकर फोलेट। ओके, तो उन्होंने ये टर्म दिया था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का और टास्क ऑफ लीडरशिप का। फाइन, तो इसका आंसर क्या है, 1। ओके, तो आई होप कि आपको ये हैं जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आराम से पूछो, पर एग्जाम में जब भी जाना तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल गोज विथ। ठीक है, यानी कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप क्या होती है, यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, जहाँ पे आपका लीडर आपके ऊपर हुक्म चलाए। ठीक है, यानी कि आपको कंट्रोल में रखे। ठीक है, तो ये बेसिकली किस में हो सकता है। अब हम लोग थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, थ्योरी ए, थ्योरी एक्स की बात करते हैं, तो अब हम लोग याद कर लेते हैं डॉगलस मैकग्रेगर को। ठीक है, जिन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी, तो उन्होंने थ्योरी एक्स पे क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो वर्कर्स होते हैं ना वो लेजी होते हैं। ठीक है, वो अपने आप से काम नहीं करना चाहते, आपको उनसे काम करवाना पड़ता है। ठीक है, और थ्योरी वाई में उन्होंने क्या कहा था कि वर्कर्स जो है इंडिविजुअल होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, वो लोग खुद को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली थ्योरी वाई में ऑथोरिटेरियन अप्रोच आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, थ्योरी एक्स में ही यूज़ करना पड़ेगा ना, आप वो पावर को यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसका आंसर थ्योरी एक्स ही होगा। बहुत इजी सा है ये, अगर आपको पार्टिसिपेटिव की बात की जाए तो थ्योरी वाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑथोरिटेरियन की बात की जा रही है तो थ्योरी एक्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 4 यानी कि थ्योरी एक्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस जो हैं वो समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन, सारे उनसे जुड़े हुए टर्म्स समझ में आए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर योर फीडबैक सो दैट कि किसी भी इम्प्रूवमेंट की चांस हो तो उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से रखिए बिकॉज एग्जाम्स आपके बहुत पास में हैं। Thank you for watching the video session and also bye bye, take care, stay home, stay safe.